अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो फिर पब्लिक को सुहावतुल कसर अब्दुर्रऊफ साहब का भी सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम तुम्हें और अस्सलाम वालेकुम आप सारों को। और आज ख़ास तौर पे बहुत दिन के बाद हरमीत से मुलाकात होने जा रही है। तो हरमीत को पहले वेलकम कर लें और देखें कहाँ की बहुत कहाँ की सैर करके आया। और सैर ही करके आया कि वो जो एक मैंने नया लफ्ज़ एक तरह से सीखने की वाली बात हो जाती है, भोबल। वो जो मकई का सिट्टा होता है ना, जिसको वो मतलब भूनते हैं, तो वो क्या मकई का सिट्टा तो नहीं बन गया है हरमीत? हेलो हरमीत। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सुहा, आप दोनों को मैंने भी बहुत मिस किया। और राहुल साहब सही कहते हैं कि बड़ा मुश्किल था, पंजाब की गर्म हवाओं ने मुझे वेलकम तो किया, लेकिन वाकई में मैं भुन कर ही वहाँ से पहुँचा हूँ। जैसे भुट्टा भुनकर ना आता है, वही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि बड़ा मुश्किल था। 49-48 की गर्मी में पूरा दिन शूट करना और रात 11 बजे तक, और नींद सिर्फ 1 घंटे की होती थी हमारी। हाँ। और ये मुसलसल हमारी ऐसी रूटीन थी, तो जाहिर बात है कि सेहत पे भी बड़े असरात पड़ जाते हैं, थकावट भी हो जाती है। चलो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा हरमीत। आपने जो मेहनत की है इतनी ज़्यादा, उसका फल मिलेगा, आपकी फिल्म कामयाब होगी, मतलब यही दुआएं आपकी। अच्छा जी, ज़रा थोड़ा सा रुख कर लें, बहुत गर्मा गर्म खबरें भी हैं हरमीत। एक तो आपके उसी से शुरू करते हैं जो मरगला हिल्स में टिकटॉकर ने आग लगाकर शूट की। आग लगा दी है सर, आग लगा दी है, आग लगा दी है, मतलब इसने दिल जला दिया हमारा। हाँ, हमें बड़ा गुस्सा आ रहा था सर प्रोग्राम करने से पहले। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हरमीत, मैं और अब्दुर्रऊफ साहब। हमने सोचा सारा गुस्सा हम लाइव निकालेंगे। चलिए सोशल मीडिया पे तो आपको पता है मीडिया इंडस्ट्री के हर एंकर ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी लगाई है, ट्वीट भी किया है, बट पता नहीं क्या सोचते हैं, अग लावा मजबूरी नू गाना है तो तुसी अग लानी जरूरी तुहानू। हाँ, मतलब ये है कि वो मजबूरी को, हाँ मजबूरी को आग लगाई हुई है गाने में, पसूड़ी में। वो किसी दरख्त को आग नहीं लगाई हुई। अब इसमें जो दरख्तों का नुकसान हुआ है, घास फूस का नुकसान हुआ है, मरगला के चरिंद परिंद का नुकसान हुआ है, और ये कोई डॉली नामी टिकटॉकर हैं, नाम भी देखो ना, नाम से अहमक लग रही है बिल्कुल। सही गुस्सा निकालना है आज हमने। हाँ। अच्छा मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देती हूँ, क्योंकि हम टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे, लेकिन चूंकि हमने गुस्सा निकालना था, और हमारा नहीं, दरअसल ये आवाम का गुस्सा है। हम कौन होते हैं? हम तो डिपेक्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे। अगर 3 पर्सनालिटीज बैठ के एक चीज़ को डिस्कस करें तो मतलब ये कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आम आवाम को, और आम आवाम को उतना ही गुस्सा है। सर हमारी मिसाल भी ऐसी है कि अब हमने अगर बंदर के हाथ में नुसरा दे दिया, और ये टिकटॉक को बंद किया था इसीलिए किया था बिकॉज हमें पता था कि हम उसका इस्तेमाल इस तरह से करना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये एक ब्यूटिशियन भी है, और काफ़ी पुरानी ब्यूटिशियन है, और उनका अपना सैलून भी है, और टिकटॉक पे बहुत फेमस है, बहुत टिकटॉक्स बनाती हैं, और बड़े जो यंग टिकटॉकर्स हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें ग्रूम करती हैं, हमें सिखाती हैं, बताती है। बट लेकिन ये क्या सिखा रही हैं भाई? मतलब असल बात ये है कि सिखा क्या रहे हैं आप? आग लगाना। हाँ, आग लगाना, इस तरीके से अहमकाना हरकतें करना, नुकसान करना। और वो आग जब तक बुझी है, उसने कई दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया हुआ था। जब उसको जाके बुझाया गया, पहले लोग परेशान थे कि ये आग किस तरह से लग गई। मारगला में शदीद गर्मी में आग लग जाती है कभी कभी, लेकिन उसमें ज़्यादातर हमाकतें जो हैं वो शामिल। हम हमेशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग पिकनिक के लिए जाते हैं या वैसे भी ट्रेल 5 की ओर जाते हैं, तो हमने देखा है कि कुछ लड़के जो है या नौजवान जो है बारबेक्यू करते हैं, तो चीज़ें छोड़ के निकल आते हैं। तो ये शरारत, क्योंकि हमेशा हमने देखा कि हर साल इस किस्म की चीज़ें होती है, लेकिन ये करना कि भैया जानबूझकर आग लगाना, और गाना भी वो जो गाना है जो सोहा गुनगुना रही थी उसी पर फिल्माना, तो पता नहीं क्या मैसेज वो देना चाह रही थी, लेकिन जाती की वजह सेंसर करके ना थोड़ा सा उसको मैंने आप समझे म्यूट करके आपको बताया कि एक तो गाना ये भी है पसूड़ी जो आजकल पाकिस्तान का फेमस गाना है, उसके अलावा इंडियन सॉन्ग भी लगा के मैडम ने जो है ना वो बड़ा आग के मुताबिक, जो गाने के लिरिक्स है उसके मुताबिक माहौल बना के, वो पूरे एम्बियंस बना के फिर जनाब ने शूट किया। जी हरमीत आप कह रहे थे कुछ? लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है, मुकदमा दर्ज हो गया, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ये मुकदमा दर्ज होने तक ना रहे, बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, ताकि एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुँचा है, जो चरिंद परिंद को जो नुकसान पहुँचा है, और वैसे भी हम एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करते हैं और दरख्त उगाने की बात करते हैं, लेकिन दरख्त को जो नुकसान पहुँचाते हैं, इस एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो डोली हो या कोई और हो। अच्छा ये मुकदमा जो दर्ज किया गया ना अब्दुर्रऊफ से, ये थाना कौसार में दर्ज किया गया है। 435 जो है ना दफ़ा इसमें शामिल की गई है, उसके अलावा 6-7 दफ़ात भी जो है वो शामिल की गई हैं।
ऑल दो देखते हैं कि सिर्फ मुकदमा दर्ज होने तक ना हो बल्कि कार्रवाई भी हो। हम अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं जो कि ज़रूरी भी है, और मॉर्निंग प्रोग्राम जब हम करते हैं तो हमने आपको बताना होता है भी मुल्क की हालात क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस का ये फैसला महफूज कर लिया है, जो कि टॉप स्टोरीज में टॉप पे हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन मार्क अगेन क्वेश्चन मार्क है, जो कि हमारे टॉप स्टोरी का भी है, आपके दिमागों में भी है और पॉलिटिकल पार्टीज में भी है। क्या क्या अगले आने वाले कुछ रोज में इंतखाबात हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, इसको भी डिस्कस करेंगे। और कल भी और हमने जितने भी आज के इस पूरे हफ्ते के प्रोग्राम किए, पिछले हफ्ते के प्रोग्राम किए, बारहा बताते रहे हैं कि पानी की शदीद किल्लत है। तो चोलिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है, जानवर बड़ी तादाद में जो है वो मौत हो रही है उनकी, और अगर आप हैवानों की बात करें, इंसानों की बात करें, सारे इक्वली मुतासर हो रहे हैं। तो बलूचिस्तान में बूंद बूंद पानी को तरसने लगे हैं तमाम जो भी आबी हयात हैं या उसके अलावा इंसान, जानवर। अब पानी की शदीद किल्लत से इंसान की ज़िंदगी में कितना असर पड़ रहा है, इस पर भी हम आज की टॉप स्टोरी में बात करेंगे। इसके अलावा हम चूंकि ऑन सेट भी अपने गेस्ट बुलाते हैं, तो आज हमारे साथ मायरा खान होंगी, वहीद खान और असद कैफी का पहला गाना जो है तेरी कमियां वो अब रिलीज़ हो रहा है, तो उसके लिए हमने पूरी कास्ट को बुलाया है, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारी टॉप स्टोरी में होती है जो कि हम बताना चाहते हैं कि अगर आप करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या आफ्टर और बिफोर इफेक्ट हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में चर्बी निकालकर वज़न कम करने का कामयाब तजर्बा पहले जिस डॉक्टर ने किया है, उसको आज की टॉप स्टोरी में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ऑन सेट वो मौजूद होंगे, तो आपको बताएंगे अगर आप ऐसा कुछ कराने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उसके अलावा शहीद एसएसपी चौधरी असलम की ज़िंदगी पर बनाई गई एक फ़िल्म जिसका नाम चौधरी ही है, इसको भी आज की टॉप स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ी अच्छी बात है, पेशावर की बच्चियों के लिए मुफ्त रिक्शा सर्विस जिस लड़के ने शुरू की सिर्फ इसलिए कि उसकी अपनी बहनें किसी सवारी तालीम हासिल नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उसने ये सर्विस शुरू की। ठीक है, हम चलते हैं सबसे पहले अपनी डेली डोज की तरफ। डेली डोज की एक खबर तो हमने कवर कर ली सबसे पहले, और वो मागला की पहाड़ियों में आग लगाने के हवाले से थी। हम सिर्फ इस हवाले से थोड़ा सा ऐड ये कर लें कि टिकटॉकर्स बहुत पॉपुलर हैं। टिकटॉकर्स के हवाले से जो छोटी छोटी वीडियो सामने आती हैं वो बहुत पॉपुलर होती हैं और मिलियंस में उनकी तादाद पहुंच जाती है, लेकिन जो बहुत से लोग हैं उनको बनाने के शौक़ में, मुनफरद होने के शौक़ में ऐसी काम कर जाते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। बहुत से लोग अपनी जान से जाते हैं। हमने कई दफ़ा देखा इंडिया में ये वाक़यात ऐसे हुए कि जहाँ पे टिकटॉकर शूट करता हुआ ट्रेन के आगे आ गया और जनाब उसने अपनी जान दे दी, जान गंवा बैठा, मतलब वो। इसी तरह से ये वाक़या हुआ है जो हमने पहले जिक्र किया, जिसका मारगला की पहाड़ियों का है। तो भाई आप खुदा के लिए अपना टिकटॉक का शौक़ जो है वो पूरा करें, ज़रूर करें, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे ख़ुद आपकी जान को नुकसान हो या आप माहौल के लिए, दूसरों के लिए परेशानी का बायस बने। सर इस तरह से एक यंग टिकटॉकर था जो आई थिंक चीन से उसका ताल्लुक था, आप पहाड़ी पे चढ़कर वो टिकटॉक बना रहा था, वहाँ से गिरा नीचे और खाई में गिर के उसकी मौत हो गई इस तरह से। और गोली पाकिस्तान में तो खासतौर पे देखा जाता है ये असलहा लेकर असलहे की नुमाइश बड़ी टिकटॉक पे आम है। इस तरह से 2-3 ऐसे यंगस्टर्स भी थे जिनको गोली लगी। बल्कि आपको याद होगी सोहा, मेरे ख्याल में पिछले साल की बात है कि एक छोटा लड़का, उसकी उम्र 14 साल की तकरीबन थी, और उसने भी पिस्टल निकाली और वो टिकटॉक पर आ रहा था और अचानक उसी में गोली थी और उसकी जान चली गई। तो ऐसे में ये इस किस्म की जो टिकटॉक जो लोग बनाते हैं, या तो वो माहौल को अगर नुकसान देते हैं या कभी कहीं ना कहीं अपने आप को भी नुकसान दे के चले जाते हैं। एंटरटेनमेंट है, आप किसी तरीके से भी उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि आप ख़तरनाक किस्म के स्टंट करें और अपने आप को कुछ ज़्यादा हीरोगिरी जो है आप दिखाएं, ताकि वो नुकसान जो है माहौल को भी पहुंच सके और आपको भी पहुंच सके। तो ऐसी चीज़ें ना करें तो बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, हरमीत का पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं भी पहले यही बात कर चुका हूँ, सोहा ने भी अभी यही बात की। आप टिकटॉक ज़रूर करें, टिकटॉकर ज़रूर बने, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर वही बात, कोई ऐसा काम ना करें जिससे खुद आपकी जान को नुकसान हो और दूसरों की जान भी आप खतरे में डालें। सर ये मुकदमा भी बहुत ज़रूरी था, कम से कम इससे जो बाकी टिकटॉकर्स हैं उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने इस तरह का काम नहीं करना। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अब इस पर कार्रवाई आगे होनी चाहिए। अगली हमारी जो डेली डोज की खबर है बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हरमीत, डू यू हैव पेट एट योर प्लेस? मतलब आज के बाद आपको ये अलाउ है कि आप जो है ना पेट ऑन सेट लेके आ सकते हैं? बचपन में मेरे पास मैं रखता था, अच्छा, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास। अच्छा, खबर ये है कि मुलाजमीन अब अपने पालतू जानवर दफ्तर ला सकते हैं। मुझे पता होता तो मैं अपना पालतू जानवर लेके आता। मेरे पास कैट है, एक सामीज नस्ल का बिल्ला है, और तकरीबन 9-10 साल से हमारे पास है।
वो तो घर का बच्चा होगा। जब छोटा सा बच्चा था जब आया था, अब तो बूढ़ा होने के करीब आ रहा है, चूँकि इनकी टोटल उम्र ही कुछ 14 बरस होती है। अच्छा जी। 12-14 बड़े नखरे हैं भाई उसके, बहुत एहतियात करनी पड़ती इतना है। प्यार से होगा तो उन्हें नखरे तो दिखाने हैं। तो तो मैं शो में एक साथ और होस्ट का भी मेरे ख्याल में इजाफा होता। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको बिठाना बड़ा मसला हो जाता है, उसने छलांगे मारनी थी इधर उधर। सर मैं सोशल मीडिया पे देखती, इंस्टाग्राम की हमारी एक बड़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर है, उसका नाम है वलिया। सर उसका बिल्ला जो है ना गुम हो गया। सर इंस्टाग्राम की इतनी पावर के इस्लामाबाद में गुम हुआ हरमीत, इतनी पावर इंस्टाग्राम की कि उसने पता नहीं कहाँ से F7 से निकला F11 पे पहुंच रहा, पता नहीं उसने 1 महीने 2 महीने बाद उसको फाइंड आउट कर लिया। मतलब पीपल आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर पेट्स, इतना उनको प्यार होता है। काम पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो अब इजाज़त मिल गई है जी, आप काम पे जा रहे हैं तो अपने पेट को साथ लेके जाएं। और मुझे लगता है कि पेट्स आर लाइक किड्स एट होम, ऐसे कि बच्चों की तरह उनको उनका नहाना धोना उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। तो बड़े लोग शौकीन हैं इस चीज़ के। और देखिए अब काम की इजाज़त सिर्फ पेट्स लाने की नहीं है, गोद में बिठा के काम भी कर सकते हैं आप जनाब। गोद में बिठाए, सामने रखे लैपटॉप और आप काम करना शुरू कर दें। राइट एडमीर? कमाल है जी। हाँ मुझे ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो लवर हैं, जो जिनका दिल करता है कि ना छोड़ें अपने पेट्स को घर में, वो ऑफिस भी लेके जाएं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन काम पे ध्यान कम होगा और फिर जानवर भी ज़्यादा होगा। वो उसमें हरमीत ये होता है कि मैंने बाहर के मुल्कों में काम भी किया थोड़ा सा, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि वहाँ पे ये होता है कि मतलब जैसे स्विट्ज़रलैंड में मैंने काम किया कुछ अर्सा, तो जिनीवा के पास एक गांव में मैंने पहली बार काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र किया हुआ है। तो वहाँ पे ये होता है कि लोग ऐसा भी करते हैं कि वो लिख जाते हैं कि जनाब मैंने इतने घंटे काम किया, इतने घंटे मैं घर से काम करूँगा, और इदारा उनकी बात मान लेता है। और मान इसलिए लेता है कि वो लोग वाकई ईमानदारी से अपना टास्क पूरा करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि अगर कोई लिख के जा रहा है ना कि जी मैं घर से काम करूँगा, तो वो फिर दोस्तों के साथ मौज मस्ती बंक मार देते हैं। ठीक है ना, इसी तरह की बात यहाँ पे होगी कि और वैसे भी हमारे ऑफिस में, हमारे इदारों में हम देखते हैं कि जब नमाज का वक्त भी हो तो आधे घंटे में नमाज करनी है, घंटा ही लगा लेते हैं। हाँ मतलब कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए होता है वक्त ज़ाया करने का। तो ये बड़ी कनाडा की खबर तो अच्छी है, मतलब मुलाजमीन अपने साथ लाएं, अपनी चीज़ें उसकी जो पेट की है वो दराजों में रख लें, लेकिन हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। इसलिए आप अगर ये प्लान कर रहे हैं अपना पेट साथ लेके काम पे जाएं तो मेरे ख्याल में मन ही रहे यहाँ पे, मना कर दे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने माहौल दोस्त मेयारी फैब्रिक बना ली है अब्दुल साहब। और फैब्रिक जो है वो भिंडी का है, भिंडी का जो आपका मवाद होता है ज़ाया शुदा जो होता है उससे बनाया है। और क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर में तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क है जो कि प्रोडक्शन करता है भिंडी की, तो अब ये जो है ना फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये फैब्रिक बनाया। बड़ा अच्छा कॉटन मिक्स फैब्रिक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसके रिसर्च सेंटर ने भिंडी तो हम खा लेते हैं लेकिन बाकी पौधा जो है वो ज़ाया हो जाता है, उस बाकी पौधे से रेशे से उन्होंने इसको फैब्रिक को तैयार किया है। तो मैं वैसे पहले सोच रहा था जब मैंने खबर पढ़ी ना भिंडी से, तो मैं ये सोच रहा था भिंडी तो खा ली तो बाकी क्या बचा। तो पौधा पौधा मैं तो जो है ना पौधे का कार में नहीं आ रहा था। तो वैसे ये मैं बताऊं कि मेरी बड़ी फेवरेट है, मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा जब सीज़न होता है तो भिंडी ज़रूर खाता हूँ। कैसे कैसे बनाते हैं सर? मतलब भिंडी बहुत तरह से बनती है ना, एक तो आप वो तो खानसामा बनाता है, मैं नहीं बनाता। नहीं, आप खाने में कौन सी ज़्यादा पसंद है? मतलब कुछ भून के बनाते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हैं? अच्छा मुझे उसमें पसंद है ज़्यादा जिसमें टमाटर प्याज काफ़ी मिकदार में साथ हो, खड़े मसाले के साथ जिसको कह देते हैं। लेकिन ये हमारे स्टूडेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ के टीचर भी हैं फैसलाबाद के जिन्होंने बच्चों के साथ मिल के ये इनिशिएटिव लिया और बड़ा अच्छा फैब्रिक जो है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है इसमें, तो ये इसे गुड इनिशिएटिव। बिल्कुल सही है हमीर। बिल्कुल जी हाँ बाजी, भिंडी हमारी फेवरेट है, आपकी के साथ मेरी भी है। लेकिन ये जो कारनामा सरंजाम दिया कि भैया भिंडी के पौधे को अकेले नहीं छोड़ सकते, तनहा नहीं छोड़ सकते, इससे भी फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिस किस्म के वो कारनामे सरंजाम दे रहे हैं, जिस पे हमें भी फ़ख्र है और वैसे भी दुनिया में भी अगर ये चीज़ें जाती हैं और हम बताते हैं कि भाई हम भी तो काम कर रहे हैं और बहुत दिल लगा के काम कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें हम भी तैयार करें जो माहौल दोस्त है, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। भाई इनको दाद देनी चाहिए और जितनी भी दाद दें वो भी कम है। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में हम ब्रेक पे चलेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी सी बात ये कर लें कि कल सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आया, हमने ब्रेक के बाद इसी के ऊपर बात करनी है कि जो 63A आर्टिकल की सदारती जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर फैसला आ गया। फैसला जो है वो अक्सरियती है, 5 मेंबरान थे जिनमें 3-2
के वो जजमेंट के ऊपर वो फैसला आया और जो जजेस हैं उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बात की, 3 ने हक में फ़ैसला दिया और ये कहा कि मुनहरफीन का वोट कास्ट नहीं होगा, उसको शुमार नहीं किया जाएगा। इसकी तफसील क्या ये तो ब्रेक के बाद करेंगे। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में काफ़ी और चेमगोइयाँ चल रही हैं, गुफ्तगू चल रही है, लोग इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि इमरान खान की जो कैंपेन है उससे क्या मुतासिर हो के गवर्नमेंट फौरी इलेक्शन की तरफ जा सकती है या नहीं जा सकती। कल फेडरल कैबिनेट ने ये बात की कि इलेक्शन करवाए जाएंगे लेकिन इस्लाहात के बाद, और इत्तेहादी जो हैं उन्होंने भी ये बात की कि मुश्किल फ़ैसले हमें लेने चाहिए और उसके बाद हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि मुश्किल फ़ैसलों के नतीजे में जो महंगाई आई है, यानी मुश्किल फ़ैसले तो इस वक्त 2 ही नज़र आते हैं, और वो ये है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जाएगी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जाएगी, उसके साथ ही ज़ाहिर है बिजली के नर्ख भी बढ़ाए जाएंगे। यही IMF की डिमांड भी है। तो ये मुश्किल फ़ैसले किए जाएँ, इसके नतीजे में ज़ाहिर है महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। तो उसके बाद इकॉनमी को स्टेबलाइज़ किया जाए और स्टेबलाइज़ करने के बाद इलेक्शन की तरफ चलें। मुतहदा जो अपोजिशन है जो इस वक्त गवर्नमेंट में है उसका ये फैसला है। एक सर ये मुश्किल डिसीजंस जो हैं ये लेते वक्त कितनी करंट गवर्नमेंट, अगर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो मतलब आपको लगता है कि दूर दूर तक कहीं वो इस स्टेट में है कि वो कहीं मुश्किल डिसीजन ले सकें या लेने की कंडीशन में हो, क्योंकि राह फरार ही अब तक देखी जा रही है। कभी हम लंदन चले जाते हैं, कभी हम यहाँ पे कोई एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, डिसीजन जो वक्त की हम जरूरत है वो लेने से वो जब तक इत्तेहादियों को साथ ना लेते हुए फैसला नहीं कर पा सकते थे, उसकी वजह यह है कि अदरवाइज सारा ब्लेम नून लीग के ऊपर आ जाता है। बहरहाल अभी हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे मुनहरफीन का वोट अब शुमार नहीं होगा इस हवाले से। वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हम बात करते हैं अब इस वक्त पानी की कमी की, जो इस वक्त मुल्क के बहुत से इलाकों को घेरा हुआ है। पानी की कमी ने बहुत परेशानी है। मैं कल एक विजुअल देख रहा था कुछ थोड़े से जो चोलिस्तान के लोगों के थे, जिसमें लोग हाथ जोड़ जोड़ के दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें पानी चाहिए, हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, हमें बहुत सख्त परेशानी है। और यही सूरत हाल बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान के हवाले से तो हम जानते हैं कि काफ़ी अरसे से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो वार्न कर रहे थे कि पानी की कमी बलूचिस्तान को हिट करेगी, और वो 2025 का जो हमने पहले भी एक दिन बात की थी, UN की तरफ से रिपोर्ट थी कि जो वाटर हिट एरियाज़ हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, जो लोग वो मुल्क जिनको पानी की शदीद कमी की वजह से परेशानी होगी। तो बलूचिस्तान में डेरा बुगटी में हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, और पानी की कमी के साथ गंदा पानी जो अवेलेबल है उसने वहाँ की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। बेशुमार लोग हैज़े का शिकार हुए, 20 के करीब अमवात हो चुकी हैं, उससे कुछ ज़्यादा ही हैं, और बच्चे भी बहुत शदीद बीमारियों का शिकार हैं। मैं याद दिलाऊँ, मतलब ऐसी मैं बात करता हूँ, बलूचिस्तान वो इलाका था जहाँ मैं अपने बचपन की यादें जब मेरी हैं तो मैं शारक का इलाका जो माइंस का इलाका है, मुझे याद है अच्छी तरह से कि वहाँ पे ये हाल होता था कि हम अपनी चश्मे बह रहे होते थे। अच्छा। और मैंने खुद देखा है नीलकुंज चश्मे, और उसमें ये होता था कि हम वो अपनी बहनों से दरख्वास्त करते थे कि हमें दुपट्टा दो थोड़ी देर के लिए। अच्छा। तो चश्मे में जब जाके दुपट्टा दो तरफ से लेके हमने यूं उठाना ना तो उसमें छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती थी। अच्छा, तो जाल बनाते थे आप उस दुपट्टे का। हाँ, तो हम छोड़ देते थे, उनको पकड़ते नहीं थे, ज़ाहिर इतने छोटे बच्चों को क्या करना। तो वो भी वक्त मैंने देखा हुआ है। कारेस का सिस्टम था, पानी बहुत अवेलेबल था, और फिर हन्ना हुड़क की झीलें थीं, झीलें काफ़ी ज़्यादा थीं बलूचिस्तान में। ये सब खुश्क हो गए, अब वहाँ पे पानी नहीं है, और पानी की किल्लत की वजह से जी कुछ कहने लगे। कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो है ना, अगर हम थोड़ा सा देखें, हम तो चले टीवी में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर ली, थोड़ा सा हल निकाल लिया एक चीज़ का, लेकिन अब हमने कुछ दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान की खबर दी थी ग्लेशियर की। सर बर्फबारी बहुत हुई है, पानी है, कुदरती वसाइल मौजूद हैं सर, लेकिन हम उसको सेव उस तरह से नहीं कर रहे। आप बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज मौजूद थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसे उस तरह से सेव नहीं कर सके। बड़ी दिल खराश किस्म के वाक़यात हैं, पानी की कमी जिसकी वजह से लोग परेशान हैं।
बहरहाल उनकी जो डिमांड है कि वहाँ का पानी का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाए उसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। चुरस्तान का भी इसी तरह का मसला है। लेकिन अभी हम चलते हैं कल 63A आर्टिकल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उस हवाले से बजाज मसूद साहब हमारे साथी एनालिस्ट हैं, कॉलम राइटर हैं, दानिश्वर हैं, उनसे चल के बात करते हैं इस हवाले से। वजात अस्सलाम वालेकुम। वजात साहब से राब्ते में भी शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी कनेक्शन हो जाएगा। जैसे वो लाइन पे आते हैं तो उनसे हम इस बारे में बात करते हैं क्योंकि ऐसा टॉपिक है, इसको हमने शुरू से ड्राइव किया है ग्रेजुअली, और ये हॉट टॉपिक है पूरी इस वक्त इंडस्ट्री का भी और पॉलिटिकल इंडस्ट्री का भी, कि लोग सब सोच रहे हैं कि आखिरकार अब होना क्या है। सवाल बहुत सारे हैं और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से अपनी कारकर्दगी दिखाने में सिफर है। बहुत सारे प्रोग्राम मैंने भी देखे सर, हर जगह जो नून लीग के खासतौर पर करंट गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं वो आंसर उस तरह से नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर बाउंड। ये आप बात कर रही हो महंगाई के हवाले से। महंगाई के हवाले से और जो भी इनिशिएटिव इस करंट गवर्नमेंट ले रहे हैं, क्योंकि इल्ज़ामात लगाने वाले तो यही वो लोग थे जिन्होंने कहा कि पेट्रोल, आटा, चीनी, दालें, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो उनको अब कम करें। और वो स्टेटमेंट जो शहबाज शरीफ की थी, आपको याद होगा कि मैं 2 दिन में आटे की कीमत कम करूंगा, वरना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, कपड़े बेच के। ये महंगाई के हवाले से बात हो रही है। वजात जब आएंगे उनसे तो हम आर्टिकल, वजात हमारे साथ मौजूद हैं। 63 आर्टिकल, इसकी अहमियत क्या है? वजात अस्सलाम वालेकुम। जी वजात, ये फरमाइए, ये जो 63A के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पंजाब के ऊपर अप्लाई ज़्यादा होता है इस वक्त, तो गवर्नमेंट क्या डिस्टेबलाइज हो चुकी है? हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे या अभी दोबारा इलेक्शन होगा? इस मामले में कन्फ्यूजन है। जो मुनहरफीन होंगे उनकी नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, इस हवाले से भी कोई क्लियर चीज़ नहीं है। वो कहा गया है कि वो खुद जो मेंबरान है वो डिसाइड करें असेंबली में बैठ के। लेकिन बहरहाल सबसे पहले इसी की बात करनी चाहिए कि इसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से फ़र्क क्या पड़ेगा? रऊफ भाई, आप तो जानते हैं कि मुझे अपनी आवाज़ की एको सुनाई दे रही है, इसको ज़रा करवा लीजिए। अच्छा, इस मसले को ज़रा ठीक कर लें ताकि उनसे कनेक्शन हमारा क्लियर हो जाए। उनको उनकी आवाज़ दोबारा से जा रही है तो ज़रा उनको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। होपफुली सर क्लियर हो गया होगा आपका मसला। ओके, आई कुड हियर दिस लेडी। अच्छा, तो जनाब रऊफ साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी तारीख जो है वो बहुत गुबार आलूद है। ये पहला मौका हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद आर्टिकल 95 जो है वो बरूए कार लाया गया है कौमी सतह पे, और उसके नतीजे में हुकूमत तब्दील हुई है। और 63A आपको याद होगा 4 जुलाई 1997 को, उस वक्त 10 बरस गुजर चुके थे कि हुकूमतों पे मुसलसल एक तलवार लटक रही होती थी। कभी ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल होता था, कभी छांगा मांगा, कभी सवार मिंगोरा, इस तरह की बातें हो रही होती थी। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैड अ कंटिन्यूअस एप्रीहेंशन कि उन्हें अंडरमाइन कर दिया जाएगा। तब ये 63A जो है ये लाई गई थी, और मकसद इसका ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग का या किसी खौफ, तहरीस, लालच वगैरह के ज़रिए लोगों को, अरकान पार्लियामेंट को वफादारियाँ बदलने से रोका जा सके। अब हम तारीख के नए मोड़ पे हैं। अब यहाँ पे जो मेंबर पार्लियामेंट का हक है वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे, अगर उसका कोई ज़मीर है तो वो उसको फॉलो कर सके। अब एक तवाज़ुन कायम करना है। आर्टिकल 17 में जो हमें राइट टू एसोसिएशन देता है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का हक देता है, और बतौर रुकन पार्लियामेंट जो है अगर राय बदल जाती है तो उसमें यानी ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। मेरी राय में ये जो फैसला आया है फ़िलहाल जो है ये बहुत अच्छा है, मुनासिब है। बोट हैज़ नॉट बीन रॉक्ड, हाउएवर अभी भी इसमें कुछ मामला जो है वो पड़े हैं। पंजाब की सतह पे मुख्तलिफ आरा आ रही हैं माहिरीन कानून की तरफ से। ज़ाहिर है कि जो तहरीक इंसाफ के हामी वो तो ये कहेंगे कि राइट अवे जी एरोड हो गई उनकी जो भी अक्सरियत बनाई थी हमजा शहबाज से, लेकिन देयर इज नो गवर्नर
हमजा शहबाज से कहेगा कौन कि जनाब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, गवर्नर नहीं है सूबे में। एक दूसरी बात यह है कि कवानीन के मुताबिक पहली दफे तो जब रायशुमारी होगी तो हमजा के पास अक्सरियत नहीं होगी। वो जो 26, 27, 25 लोग लिए थे तहरीक इंसाफ से, वो तो आउट ऑफ इक्वेशन हो गए ना। तो हमजा मतलूबा 186 वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन असेंबली के कवानीन के मुताबिक सेकंड वोटिंग होगी, सेकंड रायशुमारी होगी, उसमें जो हाउस के अंदर मौजूद अरकान हैं उनकी अक्सरियत फैसला करेगी, और वहाँ तहरीक उसको मुस्लिम लीग नवाज को या हमजा शहबाज को अक्सरियत हासिल है। तो अभी ये मामला जो है ये बिल्कुल ओपन एंड शट नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि हमजा शहबाज फिलहाल जो है वो वज़ीर आला रहेंगी। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इसके अनुसार आज इलेक्शन कमीशन ने जो 12 बजे अपना फैसला सुनाना है उस पे है, लेकिन आर्टिकल 189 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बाइंड करता है तमाम मातहत अदालतों को कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी वर्डिक्ट हो किसी मामले पे उसको फॉलो करें, डिसीजंस को फॉलो करें। और उस पर जो है वो कल फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो लोग डिफेक्ट करेंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी हरमीत। अच्छा वजाहत साहब ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है इस जजमेंट के खिलाफ क्या वो जा सकती है, या मामला या वो जो फैसला आने वाला है ये फैसला उसी पर भी असरअंदाज होगा? वजाहत साहब को मैं ख्याल में आवाज़ नहीं गई हरमीत की। वजाहत जी मुझे अब आवाज़ आ रही है आपकी, अब आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है बिल्कुल सही है। वजाहत ये फरमाइए, एक कैलकुलेशन के मुताबिक हमजा के वोट 172 रह जाते हैं, जिसमें 5 वो लोग शामिल नहीं हैं जिन्होंने नून लीग को वोट दिया था, और एक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर वो 5 वोट जो हमजा को वोट देते हैं फिर वो 177 हो जाते हैं। दूसरी सूरत में 173 वोट इस वक्त तकरीबन होंगे तहरीक इंसाफ के पास। तो ये खासा पेचीदा सा मसला नहीं लग रहा आपको अभी तक? अगर वो 5 नहीं वोट देते नून लीग को तो फिर हमजा के पास अक्सरियत नहीं बनती। जी बज़ाहिर ये मालूम होता है कि हमजा शहबाज की जो अक्सरियत है वो इरोड हो गई है इस डिसीजन के बाद, लेकिन जो प्रोसीजर्स हैं असेंबली के वो सेकंड काउंटिंग की इजाज़त देते हैं। उसमें मुमकिन है कि उनके पास ये अक्सरियत आ जाए, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि पंजाब असेंबली जो है वो फ्रेजाइल हो गई है, ब्रिटल हो गई है, अनटेनेबल हो गई है। अभी तक तो कभी हमारी तारीख में ऐसा मौका नहीं आया था कि सूबाई असेंबली और जो कौमी असेंबली हैं उनके टेन्योर में फ़र्क पड़े, लेकिन आइन कहीं भी इसकी ममानियत नहीं करता। अगर पंजाब असेंबली जो है वो अनटेनेबल हो जाती है तो उसको डिज़ॉल्व करके नए इलेक्शन करवा लिए जाएँ। मेरे ख्याल में हमें जमहूरियत सीखने के सफ़र में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से असेंबली चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नर ही नहीं है और वज़ीर आला की जो अक्सरियत है वो मकड़ी के जाले से लटक रही हो, ये इस तरह से कैसे 12 करोड़ का सूबा चलेगा? अच्छा वजाहत ये बताइए कि अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है उसने बुनियादी तौर पे मुआशी बहरान भी पैदा किया हुआ है। आपके ख्याल में ये जो पंजाब की अनसर्टेनिटी है ये भी उसको और ज़्यादा बढ़ाएगी, और ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगी? और क्या फिर हमारे पास, जैसे आप कह रहे हैं, हल यही है कि फ़ौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ ही जाएँ और जो निगरान हुकूमत है वो आके फिर बजट भी दे? अब ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मसला पैदा होगा, बजट आएगा तो वो आवाम के लिए बहुत परेशानी का बायस बनेगा। अगर ये गवर्नमेंट रहती है देर पा तो शायद ये लोगों के लिए कोई आसानियाँ पैदा कर सके। रऊफ भाई, मैंने कौमी असेंबली और दीगर असेंबलियों के बारे में नहीं अपनी ये राय दी थी, मैंने सिर्फ पंजाब असेंबली जी पंजाबी असेंबली की बात है। हाँ, तो पंजाब असेंबली में सूरत हाल वाकई बहुत गंभीर पेचीदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया है, और जाहिर है कि उसमें
महज इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक डिज़ाइन है। और सोचा तो शायद यही किया होगा कि पंजाब असम्बली को अगर डिस्टेबलाइज कर दिया जाए तो पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो हो जाएगा। लेकिन मेरी राय में ये जो मुआशी बहरान है उसको भी अवॉइड करना, वो तो ज़्यादा तो वो नेशनल फेडरल लेवल पे मैटर करता है, क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात पंजाब की असम्बली से नहीं करना। अगर 3 असम्बलियाँ मौजूद हैं और एक असम्बली जो है वो एग्जिट पोल में चली जाती है तो एक मुस्तहकम जमहूरियत में तो ये कोई बड़ा मसला होना नहीं चाहिए। ठीक है, बड़ी मेहरबानी वजाहत, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। यहाँ पे जो बात हो रही है पंजाब असम्बली की, बिल्कुल ठीक है, वजाहत कह रहे हैं पंजाब असम्बली जो है वो डिस्टेबलाइज हुई हुई है। वहाँ पे बेहतर यही है कि अगर ऐसी कोई सूरत हो तो दोबारा इलेक्शन की तरफ चलें। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके असरात नेशनल असम्बली पे भी पड़ेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी करनी पड़ेगी कि फिर जो एक इत्तेफाक नहीं हो पा रहा वो इत्तेफाक पैदा करना पड़ेगा तमाम इत्तेहादियों को, और वो इत्तेफाक यही पैदा करना पड़ेगा कि इलेक्शन कब हों। अभी तक जो सूरत हाल है, हमने बात पहले भी की, और वो ये है कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस कैबिनेट की मीटिंग में ये बात आई कि इलेक्शन इस्लाहात के बाद होने चाहिए। ये डिमांड बहुत सी पार्टियों की है, इस्लाहात पहले हों, और साथ में MKM की भी है। MKM तो बल्कि ये कह रही है कि पहले सेंसस हो, उनकी बहुत ज़्यादा देर से डिमांड है। यही डिमांड वो तहरीक इंसाफ से भी करते चले आए थे, इमरान खान से, कि पहले होने चाहिए जनाब सेंसस, और उसके बाद फिर इत्तेहादी इलेक्शन की मामले में इस्लाहात और फिर जाके इलेक्शन की तरफ हम जाएं। इस फैसले की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए ना तो बड़े लॉजिकल रीज़न अगर हम इस आर्टिकल को देखें तो मेरे ख्याल से उन्होंने कोई 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया जिसके 21 पैराग्राफ है। उसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि अगर डी सीट कर देते हैं मतलब आप नाअहल हो जाते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम इसमें मेंशन नहीं किया कि आप कितनी देर के लिए नाअहल होते हैं। और आर्टिकल 62 की अगर बात की जो इसमें मेंशन भी किया है कि आर्टिकल 62 में अगर उसके तहत आप बेवफाई करते हैं, आप वफा नहीं करते अपनी पार्टी के साथ, तो फिर आपको ताहयात नाअहल हो जाना चाहिए। जी, ताहयात नाअहली के बारे में तो उन्होंने मतलब कल जो फैसले में भी आया कि जी वो इसके बारे में अब इनको असेंबली में खुद बैठ के फैसला करना है, और ताहयात नाअहली जो है वो ज़रा सख्त लगती है। मेरे ख्याल में उस बारे में फ़ैसला हो जाएगा चंद दिनों में आने वाले। लेकिन मसला यही है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में खिचमिच हुई हुई हैं, इनकी क्लैरिटी ज़रूरी है, इनको अलग अलग भी देखने की ज़रूरत है। हम आइंदा आने वाले सेगमेंट्स में अपने देखेंगे, कोशिश करेंगे, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है कि हम इसके बारे में भी बात करें कि इलेक्शन फिर कब तक होने चाहिए। लेकिन ये मसले हल होने चाहिए, क्योंकि हम अब चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो भी आए और जो है इस मौजूदा गवर्नमेंट वो हमारे लिए, आपके और हमारे लिए काम करें। तो मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वी आर सेकेंड आवर ऑफ द शो। सो एक बार फिर से आप सबको सुबह बखैर, वेकअप कॉल है, और एक बार फिर से आपकी सुबह को सुरीला करने के लिए हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। इनका तारुफ कराऊंगी, लेकिन देखिए सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम 2 थे, अब हम 5 हैं। ये 5 जो है इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। कमियां नया गाना आ रहा है और उसकी पूरी कास्ट और प्रोडक्शन और जो उन्होंने गाया वो हमारे साथ है। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। मायरा खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छी माशाल्लाह, इन्होंने एक्टिंग भी की है, इसमें होस्ट भी रही हैं, और आप इन्हें अक्सर वक्त स्क्रीन पे मुख्तलिफ किरदारों में देखते रहते हैं। तो आपको वेलकम कहते हैं आज के। थैंक यू सो मच सोहा। सर आपके साथ भी कुछ गेस्ट हैं? मेरे साथ जो हैं वहीद खान और असद कैफ़ी, दोनों को आप लोग देखते रहते हैं प्रोग्राम खबर हार में। आफ्ताब इकबाल साहब का शो है, उसमें वैसे तो ये कॉमेडी के उसमें होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गाने की डायरेक्शन दी और गाना गाया, वहीद खान ने गाया, और साथ असद कैफ़ी जो एक मारूफ वालिद, इनके वालिद कैफ़ी साहब जो हैं वो मारूफ डायरेक्टर एक्टर, इनके चचा ताया थे इनायतन भट्टी साहब। और आपका डेब्यू है ये, राइट? पहली दफा आपने प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में पहली दफा। तो कैफी आपसे शुरू कर लेते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपने जो सोचा था कि मैंने पहला डेब्यू करना है और ऐसा करना है, सो दैट वाज द सेम? देखिए, मैं शायद पहले तो थैंक यू, आपने हमें यहाँ बुलाया। आप सही। स्टार्ट
सोचा था कि कोई अच्छा काम करना है। हर बंदा सोचता है कि यार मैं फिल्म बनाऊंगा या मैं कोई ड्रामा बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। Yes. और जो काम जिस वक्त जो शो हम कर रहे हैं उसमें टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। उसमें जितना टाइम में था मैं म्यूज़िक वीडियो ही बना सकता था, वहीं से स्टार्ट ले सकता था। तो साथ वहीद खान साहब हैं, इन्होंने कहा यार एक गाना मैंने इनका सुना, मैंने कहा यार बेहतरीन, तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको। मैंने कहा अच्छा कर लोगे? मैंने कहा यार कुछ तो करना है भाई, मैंने कुछ चेंज शुरू तो करना है मैंने। ठीक है, तो बस अल्लाह का शुक्र है वो स्टार्ट हुआ। और वो चलिए फ्यूचर प्लान्स भी होंगे ऑब्वियसली ना, एक तारुफ होता है आपका ना, जीन्स में एक चीज आपको ट्रांसफर होती है तो आपने उसमें एक्सेल करना होता है। लेकिन वहीद खान साहब आप तुमने कहा ना फौरन मैंने अपनी जीन्स जी बिल्कुल ध्यान जीन्स पे ही गया। अच्छा आप भी जीन्स ही पहनी हुई है वैसे। हमने आज थोड़ा सा फैंसी में बल्कि देखिए 2 हिस्से बने हुए ना, एक वो क्या मर्दाना साइड और जनाना लेकिन वजूद जान से अभी तस्वीरें कायनात रंग ही है, मतलब सफेद काला देखिए ना, आज थोड़ी सी मैचिंग हो गई यार। लेकिन हमारे साथ हरमीत भी है। हरमीत आपकी मैचिंग हो रही है किसी से? हमारे सेट से मैचिंग हो रही है आपकी? अच्छा हरमीत को हम हेलो करते हैं। हेलो हरमीत। यहाँ पे वैसे जी कैसे हैं आप सब? और बहुत अच्छा लगा आप हमारे सेट पे आए। असद से सवाल करूंगा। असद, बहुत एक डिफरेंट चीज़ होती है, आप शो करते हैं, हम आपको देखते भी रहते हैं, उसमें सवाल और जवाब का सिलसिला भी होता है। आपको कितना फ़र्क महसूस, क्योंकि एक चीज़ को आप डायरेक्ट कर रहे हैं, और कितना एक शो में और एक जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं आउटडोर, तो उसमें कितना फ़र्क होता है, और ऐसा जो एक्सपीरियंस है वो कितना मुश्किल है आपको, क्योंकि स्टूडियो में बैठना और बाहर काम करना, उसमें कितना फ़र्क आपको महसूस हुआ? सही कह रही हो। तो वैसे आप बताएं जरा कैसे एक्सपीरियंस रहा? वो उनका सवाल आपसे ये कि लाइक इज देयर इज अ हेल काइंड ऑफ डिफरेंस ना, कि आप जब इंडोर शूट करते हो तो आप एक्टिंग के तौर पे वहाँ पे जब इंडोर में ज़्यादा काम कर रहे होते हो, यहाँ पे आपको गाना बनाते हुए बाहर भी निकलना है। जी मैं असल में पहले ड्रामाज ही करता था, ड्रामाज में एक्टिंग करता था, तो वो था मुझे गर्मी कैसे बर्दाश्त करनी है, टीम क्या होती है, हाँ टीम क्या होती है। यहाँ पर तो हम इंडोर बैठे में एसी चल रहा है तो इजी होकर बैठे में, वरना हम लोगों ने 46, 47 में हमने काम किया हुआ है, इतनी गर्मी में काम किया हुआ, तो वो थोड़ा सा था। लेकिन रमज़ान भी थे तब, तो वो एक बहुत अरसे बाद रमज़ान में इस तरह से निकल के शूट करना, गर्मी, फिर सबको देखना, पूरी टीम का ख्याल भी रखना है कि यार अच्छा यार कोई प्रॉब्लम ना हो, सब जल्दी काम भी ख़त्म करना है, लाइट जा रही है। जैसे हमारे डायरेक्टर उस्मान जुल्फ़कार साहब कहते बेटा सूरज तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है, लाइट चली जाएगी, जल्दी जल्दी शॉट ले लो। तो वो एक भी चीज़ में थी कि यार जल्दी जल्दी जितने शॉट्स हो सकते हैं जो सोचा हुआ है वो कर लें, तो उसके बावजूद 2 दिन लग गए हमें शूट में। तो अच्छा, कि सनसेट से पहले वाला जो है ना, जो हम सारा डिस्क्राइब कर रहे हैं गायबाना, ऐसा नहीं है। वन गुड वन वेरी, हम अगर सारे पर्सपेक्टिव से देखें तो एक जो मुझे चीज़ बड़ी क्लियर नजर आई है, मुझे लगता है टीम से वही पूछ लेना चाहिए, शूट कहाँ पे हुआ, जो डिपिक्शन करने की कोशिश की गई। मायरा आप ज़रा बताएं, जो कि आपके जो गेटअप्स थे ना, वो बता रहे थे कि लाइक फ्रॉम वेयर हम कौन सा बैकग्राउंड दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल वही जैसे होता है एक अंदरून शहर की जैसे लड़की होती है, बड़ी सिंपल सी, और वो जो होते थे किस्से कहानियाँ, वो खत फेंकना, और फिर इस तरह टिपिकल जैसे वो हमारा कल्चर होता था, तो वही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। बाकी हमारे डायरेक्टर साहब बता सकते हैं और हमारे जो सिंगर साहब है वो बता सकते हैं। सिंगर साहब को नहीं, बड़ा मैं तो पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया, और बहुत ज़रूरी था सर। एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है मुल्क में, तो ये एक छोटी सी हमारी काविश थी जो कलेक्टिवली हमने की है। बाकी रिस्पांस बहुत अच्छा है। पहली दफ़ा इसको सॉन्ग को मैंने लॉन्च किया क्योंकि कॉमेडी से ताल्लुक़ है सर, अक्सर वही होता रहता है, बट ये कि यहाँ तक आने में 9 साल लग गए मुझे। ये पहला सॉन्ग, क्योंकि दूसरी चीज़ें छोड़ नहीं रही थी, उसके लिए फिर टाइम, वो कैफ़ी ने जैसे बताया कि टाइम बहुत मुश्किल से मिल रहा था, तो एक ही वक्त में 2-3 चीज़ों को मैनेज करना, तो लेकिन फाइनली ये मैंने कर दिया। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, ये बंद नहीं होगा। इनिशिएटिव ले लिया, आगे सिलसिला चलता जाएगा। बहुत सी आज मैंने दोबारा बैठ के वीडियो देखी है, तो मुझे रियलाइज हो गया मैंने बहुत गलतियां भी की हैं उसमें। नहीं, वो गुंजाइश होती है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका फीडबैक मैं जरूर जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये हरमीत का ट्रिब्यूट आपको पहले मतलब मैं ले दूं, उसके बाद मैं अपनी राय भी दूंगा, क्योंकि हरमीत काफ़ी देर से कहना चाह रहा है। और हरमीत का ख़ास तौर पे जो बैकग्राउंड है उसमें अगर आपको शाबाशी मिल जाए तो और बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जी हरमीत।
नहीं सर, मैं तो देख के बल्कि एक्टिंग के हवाले से भी देखें और डायरेक्शन के हवाले से, और लोकेशन बड़ी कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं है। गलतियाँ और कोताहियाँ बहुत सारी होती रहती हैं और इंसान सीखता रहता है, लेकिन वही सब आपने बात की कि कॉमेडी के बाद सोचा कि अब सॉन्ग की तरफ ही चले जाते, तो पहले हंसाना फिर हमें दुखी करना, इसका क्या लॉजिक है भाई? गाने बड़े दुखी हम नजर आए, आप भी नजर आए और हमें भी दुखी कर दिया। नहीं देखें, इसमें मेरी इंटेंशन ऐसी तो नहीं थी, लेकिन एक चीज आपको बताऊंगी, ये जाती तौर पे बड़े दुखी बंदे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। एक चीज बन गई, मेरे पास ना डिफरेंट किस्म के रस हैं उसके, तो ये हाँ जी, ये शरबत बेचते हैं ये। अच्छा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लव सैड सॉन्ग है, हाँ अब बीट के भी हैं, अब आगे जो है आप सॉन्ग देखेंगे उर्दू में भी हैं, ये पंजाबी था, तो इस तरह की चीज़ें बना के रखी हुई हैं। और इन सारे सॉन्ग्स की जो शक्ल है या उसका जो रस है, सब्सटेंस, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कि वही हो चुका है तो मैं जी उसमें अच्छा, इस बात को आप गलत साबित करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो बहुत हंसाते हैं वो अंदर से दुखी होते हैं? आपको पता है उन्होंने लिखा भी है खुद। अच्छा, तभी हम कहते हैं कि ये कोई दुख है जो निकल रहा है बाहर। और लिखना भी कोई आपको तो अब्दुल रऊफ पता होगा, लिखने वाले पे उसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि आप पे गुजरती है, आप बीती होती है, तो आप उसको लिखते हैं और इस काबिल होते हैं। तो अब फ्यूचर क्या प्लान है ये बताएं, जैसे आप कह रहे हैं अच्छा मायरा आपसे जानना चाहूंगा, जी जी, असद बड़े मुझे जो लगते हैं, क्योंकि इनके शोज वगैरह हमने देखे हैं, बड़े सॉफ्ट सा इनका बोलने का ढंग है। डायरेक्शन में हम देखते हैं हमेशा जब हम सेट पे आउटडोर काम करते हैं तो कई डायरेक्टर का गुस्सा, चीखना चिल्लाना हमने भी बड़ा बर्दाश्त किया है, तो ऐसे में कोई सीन हुए कि बड़े गुस्से में आए कि ऐसा नहीं, ऐसे करो गर्मी बहुत है? मैं जवाब दे दूं भाईजान, मैं हरमीत भाई मैं बहुत गुस्सा किया आपने, मैं अफोर्ड नहीं करता, कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है यहाँ पे, आप बताएं सर। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, वो मेरे सीनियर हैं और मायरा से मांगे असद भाई। नहीं मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अफोर्ड नहीं करता, इसलिए कि मेरे सीनियर्स हैं और वहीद भाई हैं, मायरा हैं, तो मैं इन लोगों से सीख रहा हूँ काम। अभी तो यार, अभी तो मुझे काम करना है बहुत ज्यादा। नहीं माशाल्लाह बहुत ही हम्बल है असद, और मुझे लगता है ऐसा पर्सनली एज एन एक्टर कि इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है आगे, बल्कि हम इनको कहते हैं कि आप ड्रामास भी करें आगे, और फिल्म भी मेरे ख्याल से ये कर ही रहे हैं। फिल्म मैं भी रऊफ साहब स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, भाई करेंगे डायरेक्टर से, तो अच्छा है। बस एक लाहौर से भी कोई फिल्म आनी चाहिए थी सर, कराची से ही आ रही हैं सारी फिल्में, तो मैंने कहा लाहौर से काम करना थोड़ा। सर ये हरमीत जो है ना, दरअसल आपसे इसलिए ये सारी बातें पूछ रहे हैं बिकॉज ये इनकी अपनी भी एक स्टोरी है ना, रुदात सुना रहे हैं, 3 दिन ये भी शूट पर होके आए हैं और बड़े जबरदस्त से पंजाब में फैसलाबाद में शूट किया है। हरमीत जरा बता दें इस टीम को भी क्या हो गया भाई, क्या हुआ? अच्छा वैसे हाँ जाहिर बात है कि बहुत बड़ी टीम और बड़े ऐसे लोग के जिनके साथ पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे जिनके साथ पहली मुलाकात थी मेरी, और पहली बार मैं उनके साथ फिल्म में काम कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं डांट डपट और ये चीज़ें तो मिल जाती है सुनने को। तो मेरे अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा भी था, थोड़ी सी चीज़ें मुझे सुनने को मिली। यहाँ पे इस शो में बैठ के हम लोगों को डांटते हैं, वहाँ पे कहीं हमें डांट मिली, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई असद भाई से पूछ लूँ, मायरा से पूछ लूँ कि क्या आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं ऐसा अच्छा, कुछ भी ये नहीं था। गाना जो है इसके बारे में मायरा लोग जानना चाह रहे होंगे, और वो ये है कि ये लॉन्च कहाँ पे हुआ, और इसको लॉन्च की रिसेप्शन जो है वो अगर हुआ है तो फिर कितनी हुई है? जी माशाल्लाह से वहीद खान ने अपने YouTube पे इसको भी लॉन्च किया है। और उस पर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हमें इसका फीडबैक आ रहा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हमें फरमाइश पे, और इनफैक्ट मेन स्ट्रीम पे भी इसको लोग देख रहे हैं, सो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है। और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी जो है दूसरी वीडियो जो है वो कब आ रहा है, वो कब रिलीज हो रहा है। सो ये बता सकते हैं कि आगे इनके क्या प्लान है, हम तो इनको बस कही सकते आगे प्लान से पहले वहीद खान यही कि कहाँ पे लॉन्च किया आपके अपने YouTube के ऊपर, और जी वहीद खान AKA जो है वो मेरा YouTube है, उस पर इसको लॉन्च किया है। डिफरेंट जो सोशल मीडिया के मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे किया है। बाकी शेयरिंग दोस्तों और फैंस की, जैसे मायरा का भी है पेज, उस पर भी काफ़ी तादाद है लोगों की, तो इस तरह ये आगे बढ़ा है, इस तरह लॉन्चिंग हुई है उसकी। सोशल मीडिया को जरा प्रमोट करें। नहीं ज़रूरी है देखिए और आजकल तो डिजिटल का दौर है, तो हम लोग हमने वही कोशिश की है कि उसी से हम इसको करें, क्योंकि जितने भी अब सारे सिंगर्स हैं वहीं से ही स्टार्ट ले रहे हैं। सो हमने भी यही किया, और माशाल्लाह बल्कि हमें पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और रऊफ साहब एक चीज़ मैं और बताऊं, आप पता नहीं इस पर क्या आपकी राय होगी, अक्सर लोग ना एक चीज़ बना के जैसे गाना लॉन्च हो रहा है तो
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाद में गाना फ्लॉप हो जाता है। अच्छा ये एक हमने खामोशी इख्तियार किया जी, आपने जी, जी, पहले, बिल्कुल। ये तूफान से पहले वाली खामोशी। Yes. जी, हमने कहा पहले गाना लॉन्च कर दें, उसके बाद फिर लोगों को कहेंगे कि यार गाना देखो। और एक चीज़ मैं और इसमें बताऊंगा, हमने इसको ऐसी प्लान करके कर दिया, लेकिन जो रिस्पांस है अब मेरा दिल हो रहा है हम सबका कि हम इसको और बेहतर तरीके से, नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो हम नवा का टाइटल उसका साहिर अली बग्गा का म्यूजिक है, मायरा उसमें होंगी, असद कैफी उसको फिर डायरेक्ट करेंगे और वो भी मेरा लिखा हुआ कंपोज किया हुआ गाना है, बहुत प्यारा है, जब आएगा अब इस देखिए। दफा जो है ना मुकरना नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, ये गाना इन्होंने मुझे पहले कहा था जब ये गाना हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये गाना करना है, तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम इसमें एज मॉडल काम करोगी। Yes. और उसके बाद जब इन्होंने शूटिंग रख ली, सारा कुछ हो गया, तो मुझे कॉल करके कहते हैं मायरा मैं गाना शुरू करने लगा हूँ, तो मुझे ना बस तुम्हारी बेस्ट विशेस चाहिए। मैंने कहा पकड़ लिया, मायरा ने वहीं से पकड़ लिया। मतलब मॉडल कर लिए? हाँ, वो एक लड़की है उसको मैंने किया। हाँ। तो मैंने कहा मैं कहाँ गई भाई, अपने हक के लिए लड़ी है मायरा। अपने हक के लिए मैं लड़ी हूँ, मैंने ये सॉन्ग मांगा है इनसे। और आपको पता नहीं था इसकी सच्चाई है सर, मैं इनको सरप्राइज देना चाह रहा था। अल्लाह, खैर, ये देखो। ये इनका सियासी बयान है। आज ये सारे इंकशाफ जो है ना वो इसी गुड मॉर्निंग पब्लिक के शो में होने नहीं, हैं, सियासी बयान कोई नहीं है, क्योंकि सियासत में बहुत कुछ हो रहा है मुल्क में, तो हम मेरे ख्याल से सियासत से हटके बात। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि वहीद आपने ऑन एयर बोल दिया है आज जी, जी, public जी, पे। जी। Yes. ऑन रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड आ गया, अगर इस गाने से आप मुकरे तो अच्छा। आपको रऊफ साहब ने पकड़ लेना है। एक और बात भी कही कि हाँ, ये जो गाना ना नेक्स्ट, उसमें शायद मैं आपसे मॉडलिंग ना कर पाऊँ, अल्लाह। अगर आपने मुझे डायरेक्टर लेना है, नहीं, फिर मैं इसको प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा, लेकिन आप ही मॉडलिंग करेंगे उसकी। फिर ठीक है। बेस्ट ऑफ अच्छा लक। इसमें एक और बात की निकलती है, फॉरेन चेंजिंग। अच्छा असद, आप ये भी कह रहे थे जब आप लोग सेट पे आए तो मैंने पूछा असद से कि व्हाई नॉट यू, मतलब आप क्यों नहीं कास्ट आगे, मतलब बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे वहीद के बहुत सारे प्लान है कि पॉप म्यूजिक भी करेंगे और क्लासिकल भी करेंगे, रेक्स बेजी, तो आपका क्या प्लान है? अच्छा, सॉरी टू कट यू हियर, मैंने इनको ये चीज़ कही थी कि आप ना करें, मतलब आपकी जो प्रेजेंस है वो स्क्रीन वाली है, उसको यूटिलाइज करें, तो ये कह रहे हैं नहीं यार मेरा थोड़ा फोकस उस तरफ है। हाँ, मैं जरा चाह रहा था कि प्रॉपर डायरेक्शन कर लूं एक दफा। अच्छा, शुरू कर ध्यान जरा उधर दे दूं, मैं मतलब पूरा ध्यान मूवी का भी उधर तो प्लान कर लिया ना आपने? मूवी मेरे भाई डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट वो कर रहे वो हैं, कर रहे हैं। आप हाँ जी, मैं उसमें ओहो हीरो। जबरदस्ती रोल लूंगा मैं, जाहिर सी बात है, और क्या घर पे एक एक्टर है तो कर रहे। नहीं, आप मुझे ये बताएं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये मॉडल होना चाहिए, तो क्या मतलब वहीद खान इसमें अच्छे नहीं लग रहे आप? नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वही गाना तो गाना हिट हो गया ना, अब अपने साथियों को भी तो हिट कराना है ना। नहीं ज़रूर, बिल्कुल, ये सिलसिला अब चल पड़ा है। मैं मजाक हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ वहीद भाई का कि इतना कॉन्फिडेंस दे देना, मैं शायद ना कर पाता, मैं ना ही कर पाता ये काम। नहीं, बिल्कुल कर पाते, मुझे ट्रस्ट था आप पे, और चूंकि जिस घराने से इनका ताल्लुक है, जो बैकग्राउंड है उसको मद्देनजर रखते हुए, दूसरा ये बहुत क्रिएटिव है माशाल्लाह, तो मुझे थी इस चीज़ पे कि यार नहीं आपने करनी है, और ही डिड सो वेल। और दूसरी बात यह है कि आपका जो कॉमेडी शो है उसमें ये अक्सर डायरेक्टर के तौर पे होते हैं जी, तो आपने कहा कि वहाँ पे डायरेक्शन दे रहे लाइफ में होते होगा। नहीं सर, ये अब अच्छा वैसे जी 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 वो और बात है, इसमें डायरेक्शन में इनको अक्सर डंडे पड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में डंडा वही नहीं सर, डंडा नहीं पड़ा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अच्छा, वहाँ भी मेन जो थी एक्ट्रेस वो मैं ही होती थी। हाँ, उधर आप होती थी, हाँ ऐसा ही है हम लोग। अच्छा, हरमीत कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी सर। हाँ, ये सिप से ही वो जो सॉन्ग अब हमने देखा, वो तो वहीद पाजी ने बड़ा इस गर्मी में 47-48 की गर्मी में लॉन्ग कोट पहना हुआ है। यही नोट किया था। वहीद सर, पाजी ने देखिए- मैंने कहा कि भैया कौन सी जन्म की मुझे सजा दे रहे अच्छा, होंगे? यार देखिए, मैंने इनको कहा था असद को कि यार ये दिसंबर में हमने किया शूट, ये कहना है सबसे वो नीचे एक टिकट चलना था, वो चलाया और नहीं। दूसरी बात ये है ना, असल में मसला ये है कि एक रिलेशनशिप जिसमें अलहदगी आ जाती है, तो तेरी कमियां वो जो है दिसंबर से शुरू हुई थी, गर्मियों तक चली हैं। देखा, इसके लिए आपका डायरेक्टर होना, रोज साहब थैंक यू सो मच, इसके लिए आपका डायरेक्टर होना बहुत जरूरी असद है। इतना लॉजिकल रीजन दिया अब्दुल रोज़ साहब ने। देखिए ना सर, वो, आपको इनकी आवाज कैसी लगी, पहले मुझे ये बताएं, मैं बहुत सुनना चाह रही हूँ आपके। हाँ, क्योंकि आप क्या सर कहते हैं? आपके रिमार्क्स आपके रिमार्क्स बहुत जरूरी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुझे तो एक अच्छा लगा तासुर, वो ये है अलहदगी का, अलहदगी का? जुदाई का, हाँ नहीं सही है। जुदाई का, जो जुदाई है ना, पैगाम दे दे। बस पैगाम यही है, जो कर रहे हैं, जो सोचा हुआ है उस पर आप स्टिक रहें और उसको पूरा करें, और लाइफ को एंजॉय करें,
एंड एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें। गो कि ख्याल रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है। थोड़ा सा गुनगुना दे ताकि उसके बाद ज़रूर ज़रूर। मेरे फेवरेट सजाद भाई हैं, सजाद अली एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनका है एक वो सुनाऊंगा, 2 लाइन्स हैं। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। अरे वाह। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना जाना याद क्या तुझको दिलाएं, याद क्या तुझको दिलाएं, तेरा पैमान जाना जाना, अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान, जाना जाना। बहुत अच्छे यार। थैंक यू सो मच फॉर मुझे बीइंग हियर। मुस्तफा जैदी की नज़में याद आ गई और मेरे ख्याल में वहीं से है ये इंस्पिरेशन भी, अब कितना तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। जी जी जी। तो इसके साथ ही मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, Best आपने of luck इनवाइट guys कि किया। आप लोग आगे भी इंशाल्लाह अच्छे ऐसे गाने लॉन्च इंशाल्लाह, करें और इंशाल्लाह। देखने वाले आपको देखें और you। खूब सराहना है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सबको हम कहते हैं खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाने से अपनी पूरी टीम के साथ जो भी हमने देखा सेगमेंट किया, ब्रेक पे फ़ौरन वापस आकर हमने सोचा कि कोई ऐसी बात आपसे की जाए जिसके लेके आजकल आप शदीद परेशान हैं। बस आपने घबराना नहीं है पहले सबसे, और परेशान नहीं होना। हमारे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। आजकल सबसे बड़ा अलमिया यही है कि पतले कैसे होना है। सर हर किसी के दिमाग में यही सवाल है, मेरे दिमाग में भी यही सवाल है। लेकिन एक तो आप स्मार्ट होना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं, और आपने वो लोग जो शदीद परेशान है अपने वजन को लेके, तो इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ में एक चीज़ जो ज़्यादा कसरत से सुनने में मिलती है सोशल मीडिया पे, दैट इज़ कॉल्ड लेप्रोस्कोपी। तो इस पर आज के प्रोग्राम में, इस सेगमेंट पर हम बात करेंगे कि जो आपके फैट्स हैं, जो चर्बी है आपके जिस्म पर, उसे किस तरह से इस तरीका इलाज से जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। और पाकिस्तान में सबसे पहले इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने वाली पर्सनालिटी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर सईद कुरैशी ने कहते हैं लेप्रोस्कोपी सर्जन है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर गुड टू सी यू। सर आपसे इन्हें बहुत सारे ऐसे मसले हैं और बहुत सारे ऐसे तरीका इलाज अब पाकिस्तान में आ चुके हैं कि लोग उसकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आप लेप्रोस्कोपी को किस तरह से आम फहम और ये अल्फाज में खास किस तौर तरह पे, से? हाँ आम तौर पे अब जो कॉमन आप बताइएगा उसके बारे में, जो हो गया लोग मुश्किल जहन में डाल लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बला है। हाँ पता नहीं क्या बला है, क्या हो जाएगा, और कितनी मुश्किल से हमें काम करना पड़ेगा, कितना आसान कर दिया है मतलब अब इसको। बहुत शुक्रिया जी आपका यहाँ पे इनवाइट करने का। एक्चुअली मोटापे का जब इलाज करते हैं तो उसके 4 तरीके हैं बेसिक। या तो उसको डाइटिंग से ठीक किया जाए, या वर्जिश करके ठीक किया जाए, या मुख्तलिफ जो किस्म की जो अद्वियात मार्केट में अवेलेबल हैं। आखिर पे बारी आती है ऑपरेशंस की या सर्जरी की। ठीक है। तो हम वो उस तरीके को मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था अबाउट 15-16 साल पहले। ठीक है। तो ये जो सर्जरी होती है ये ओपन सर्जरी नहीं होती, इसको की होल सर्जरी कहते हैं। छोटे छोटे 4-5 कट लगा के तो कैमरे के ज़रिए की जाती है। ठीक है। तो बल्कि आजकल तो बाकी जो सर्जरी है जैसे गॉल ब्लैडर की है, अपेंडिक्स की है, वो भी इसी तरीके से की जाती ताकि बड़ा ज़ख्म ना बने। ठीक है। उसमें रिकवरी बड़ी जल्दी होती है। ओके। इसीलिए जो मोटे जो लोग होते हैं उनके अंदर जो जितनी भी सर्जरी होती हैं तो उनके अंदर लेप्रोस्कोप ही इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह होता है ना कि हर मसले का हल होता है कि उसकी रूट काज को पकड़ा जाए, इसी तरह जो मोटापा होता है वो हमारा मैदे के करीब जो है ना, वो जो यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो इस सर्जरी में मैदे के ऊपर कुछ इस तरह की चेंजेस लाई जाती हैं कि थोड़ा सा खाने से पेट भर जाए।
पहला काम भूख तो कम ये हो लगे। गया, भूख कम लगे। वो कम लगे, अंदर क्वांटिटी उसकी कम जाए, तो फिर आपकी जो सारी जो फैट होती है ना, एक्स्ट्रा फैट, वो फिर कंज्यूम होकर आस्ता आस्ता फिर आप जो बैक टू इनटू जो नॉर्मल शेप आ जाते हैं। ठीक है। और क्या ये बड़ा आसान प्रोसीजर है, मुश्किल प्रोसीजर है, डर कितना लगना चाहिए? आम आदमी जब ऑपरेशन की बात आती है ना, चाहे इतना सा कटी क्यों ना हो, वो डर जाता है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये एक बड़ी एडवांस फॉर्म है सर्जरी की। तो जो नॉर्मल सर्जरी होती है ये उसके काफ़ी ऊपर लेवल तक, जिस तरह कार्डियक सर्जरी है, इसी तरह ये जो है ना ओबेसिटी सर्जरी, जिसका टेक्निकल नेम जो है बैरिएट्रिक सर्जरी है, वेरी एक्टिव। तो ये बड़ी एडवांस फॉर्म है। इसी के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं थ्रू आपने टीवी करनी होती हैं कि आपने अंदर कैमरा डाला है, पूरी तस्वीर आपकी आती है उस पर मॉनिटर पे, तो वहाँ पे आपने देख के आपने ऑपरेट करना होता है। ठीक है। तो ये काफ़ी एडवांस है, इसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपकी वो डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, ज़्यादातर ये मसला ऑब्वियसली मर्द हज़रात को तो है, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा प्रेफर करती हैं। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है जिसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ जो आम आवाम हमें देख रही है ना, वो दूर कर सके। अब ये कहा जाता है कि इस तरह की सर्जरीज़ हो या ऑपरेशन हो, आफ्टर फेयर खुदा ना खास्ता कोई हो सकते हैं, क्योंकि ख़वातीन की अगर बात की जाए तो बाद में उन्होंने कंसीव भी करना होता है, और उसके अलावा मैंने बहुत सारी ख़वातीन को इस मुश्किल में देखा है कि कहीं ये तो ना हो जाए इसके बाद इस तरह के आफ्टर इफेक्ट आए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो एक्चुअली मोटापा बजाते खुद एक कॉम्प्लिकेशन की चीज़ है, उम्मुल मराइज़ है ये। तो कंसीव करने के लिए अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपसे कहते हैं कि जी वज़न कम करके आएं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके घुटनों में दर्द है, आप आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे, वो कहेंगे जी वज़न कम करके आएं। तो वज़न कम करने से सारी जो चीज़ें आपकी होती हैं कॉम्प्लिकेशन, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। सही। तो ये इंसान बैक इनटू द नॉर्मल। अच्छा, डॉक्टर साहब, बल्कि एक मैं तो चीज़- इसको कहूँगा कि ये लाइफ सेविंग सर्जरी। जी हरमीत हमारे साथी हमारे साथ मौजूद है, उसका सवाल है। जी हरमीत। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमेशा देखते हैं, बल्कि हर बंदा इस वास्ते परेशान होता है कि पेड़ जो है वो ज़्यादा निकल आ गया, अब इसका क्या करें। लेकिन ऐसे में कई लोग हम उनको देखते हैं कि, और आपने ट्रीटमेंट बता दिया कि कई प्रोसीजर से हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन कई लोग जिनके थाइज बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वो उससे भी ज़्यादा परेशान होते हैं। क्या इस जो ये नई टेक्नोलॉजी आप मुतारिफ़ करा चुके हैं पाकिस्तान में, तो इसके ज़रिए क्या ये तमाम तर जिस्म के कई जगह पर जो मोटापा है उसको ख़त्म किया जा सकता है या सिर्फ पेट तक ही महदूद है? जी बिल्कुल। एक्चुअली पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि उस आदमी का या उस पेशेंट का वज़न कितना है और उसकी हाइट कितनी है। इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। तो नॉर्मल इंसान में वो ये इंडेक्स है, इट शुड बी लेस देन 25। ओके। तो जो वेट बढ़ता है तो ये हमारा इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। ठीक है। तो जब ये 30 को क्रॉस करता है तो हम कहते हैं जी ये मोटापा आ गया है। ओके। ठीक है। तो आप जिस तरह आपने अभी वो उन्होंने पूछा है हरमीत कि लोकलाइज एरिया में अगर जो फैट है, अगर तो वो वेट का इश्यू नहीं है, कोई खाली पेट बड़ा हुआ है, तो उसकी तो हम कॉस्मेटिक सर्जरी करके ना, जिसको हम तरीका कहते हैं लाइपोसक्शन, जी के फैट को निकाल देते हैं, वो उस चीज़ उस हिस्से को मुतनासिब बनाया जा सकता है। ठीक है। बट इससे वज़न कम नहीं होता है, ये वज़न कम करने का तरीका नहीं, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। ठीक इट इज़ ए सेपरेट थिंग। ठीक है। और उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे थाइज हो चाहे पेट हो, लाइपोसक्शन में आप वो चले जाएंगे, मतलब जी बिल्कुल। उसका कोई ख़तरा तो नहीं है? लोग बड़ा उससे भी डर रहे होते हैं। देखें जी, ख़तरा प्रोसीजर में ख़तरा कोई नहीं होता, उसका जो सिलेक्शन होती है उसमें ख़तरा होता है। अब एक बहुत मोटा बंदा है, उसकी हम लाइपोसक्शन शुरू कर देंगे तो पेशेंट विल बी इन ए डेंजर, डॉक्टर विल बी इन ए डेंजर। ठीक है। ठीक है ना। अब एक बंदे को लाइपोसक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, उसका ट्रीटमेंट उससे नहीं होना, तो अब उसमें अब लाइपोसक्शन करेंगे तो ना रिज़ल्ट मिलेंगे बल्कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप इस तरह के प्रोसीजर में जाएं तो बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ जाएं और सोच समझ के जाएं। एग्जैक्टली। क्योंकि जी देखो जी, आपको ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करना है इस तरह का, तो आपको बड़ा विजिलेंट होकर, बल्कि आजकल तो दौर ही मीडिया का है, आप गूगल करें, प्रॉपर सर्च करें कि जो मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ये सब आजकल चीज़ें पता लग जाती हैं। अच्छा
डॉक्टर साहब आपने एक टर्म यूज़ की है, आपने कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी, जो कि हरमीत का सवाल था कि स्पेसिफिक पार्ट हो, जैसे थाइस हो, बाजू का पेट बढ़ता है, तोन ज़्यादा हो जाती है। ज़रा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि अगर हम लेप्रोस्कोपी को देखें तो ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें आपके मैदे को स्क्वीज़ कर दिया जाता है ना, अगर आम जुबान में हम कहें। और अगर कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो उसमें आपके स्पेसिफिक पार्ट्स को किया जाता है। ज़्यादा क्या डिफरेंस है मतलब इन दोनों में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी जी। क्योंकि एक तो हम ट्रीट कर रहे हैं मोटापे को, ठीक है, दूसरा हम ट्रीट कर रहे हैं अपनी जो आपकी डिसफिगरमेंट है, पूरी बॉडी को नहीं पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी नहीं, एक हिस्से को या दो हिस्से को, जहाँ पे आप समझते हैं कि आपके कोई ज्यादती हो गई है या कमी हो गई है, मतलब ज्यादती हो गई है तो ज़्यादा सही मैं जी जी। आप समझते हैं कि जी मेरे जो थाइज़ के बाहर वाले हिस्से पे अगर फैट ज़्यादा है तो उसमें से उस हिस्से में से वो फैट निकाल के उस हिस्से को मुतनासिब बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर ओबेसिटी नहीं है। जी अच्छा, और जो मैदे वाला है वो ज़्यादा सेफ है? देखिए जी, उसकी इंडिकेशन डिफरेंट है, ठीक है, इसकी इंडिकेशन डिफरेंट है। ये आपके फिजिशियन ने या आपके जो सर्जन है, जो आपका डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, उसने डिसाइड करना है कि आपको इश्यू क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार होते हैं और उनका कहना ये भी होता है कि जिस तरह आपने जिक्र किया इनिशियल में कि हम एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी कम खाते हैं, उसके बावजूद हमारा वेट जो है वो बढ़ता जाता है। इसकी क्या वजूहत है डॉक्टर साहब? बहुत बड़ा मसला है ये हरमीत के, बहुत बड़ा मसला है, हम सबका मुश्तरका मसला है कि हमने एक्सरसाइज भी कर ली, थोड़ा वर्कआउट भी कर लिया, मैंने तो खाना भी कम कर दिया, लेकिन ये जो वेट स्टक रहता है, डॉक्टर साहब इसका क्या करें? एक्चुअली जब क्या रीज़न है? जब ओबीज होता है ना तो उसकी बॉडी बढ़ती है तो उसकी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसके मैदे का साइज भी बढ़ जाता है। ओके। तो हम मैदा जो हमारा इट्स ए डम्ब आर्गन, इसको फुल करना पड़ता है, उसको हम आधा नहीं छोड़ सकते। ठीक है। अब वो कहते हैं जी मैंने खाना तो पूरा खाया है, थोड़ा खाया है, मेरा हो नहीं रहा, बट उसके अंदर कैलोरीज हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। आपने क्वांटिटी तो थोड़ी खाई है, अब इतना सा क्वांटिटी का पोर्शन आप ले लें आइसक्रीम का, इट कंटेन ए हेल ऑफ कैलोरीज। ठीक है ना। तो क्वांटिटी जो होती है वो आपका एक डाइटिशियन बताएगा कि इस क्वांटिटी के अंदर कैलोरीज कितनी है, प्लस आपकी जो डेली रूटीन की जो कंज्यूम आपकी जो कैलोरी कंज्यूम करने हैं उनकी मिकदार कितनी है। ये तो 2 वाला रूल है कि अगर आपने उससे ज़्यादा कैलोरीज ले ली डेफिनेटली दे विल फॉर्म यू फैट और वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाए। ठीक है सर, जो केस हिस्ट्री, जी सर आप पूछिए। सर केस हिस्ट्री जो आपने देखी है, ऑब्वियसली 16 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे और बहुत सारे केसेस ठीक भी हुए होंगे, लेकिन कोई ना कोई केसेस ऐसे भी होते हैं जो किसी ना किसी तौर पर ख़राब हो जाते हैं। क्या आप देखने वालों को सजेस्ट करते हैं कि अगर इस तरह की बीमारियाँ हों या ऑलरेडी कोई और डिजीज़ हो खुदा ना खास्ता आपको, तो आपको इस तरह की सेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। वो डॉक्टर्स का काम होता है कि आपकी पहले प्रॉपर हिस्ट्री लें कि आपको ये प्रॉब्लम है, क्यों है, और आपके साथ एसोसिएटेड कोई बीमारियां कौन सी हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ है, कोई इस तरह की हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम। उन सारी चीज़ों को वर्कअप करके फिर प्रॉपर पेशेंट को तैयारी करके तो फिर ऑपरेट करते हैं। तो ये हैपहैज़र्ड नहीं है, इसे वेरी हाईली टेक्निकल जो है ना काम है, तो इसको बड़ा प्रॉपर्ली चूज करना पड़ता है। देखा देखिए आप ये काम नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया पे आपने एक बहुत जाल देखा है कि जी ये भी पतला हो गया, इसने भी लेप्रोस्कोपी करा ली, ये भी पतला हो गया, इसने ये कर लिया, तो फिर रिव्यूज देख के आपने नहीं करना। एक्सपर्टीज बड़ी ज़रूरी है और कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी है किसी एक्सपर्ट से, राइट। तो आज के प्रोग्राम में ये हमारा सेगमेंट था जो कि ज़रूरी था पतला होने के लिए। आप इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं करें, लेकिन एक बिल्कुल रिसर्च करके और अपने आप को सेव करके फिर ही करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके आने का बेहद शुक्रिया। मुझे और अब्दुल रऊफ साहब को दीजिए इजाज़त और हरमीत को भी दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।